ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक रिएक्शन और होती है इसमें, कार्बोनिल्स की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोनिल्स कौन से टाइप की रिएक्शन देते हैं? कार्बोनिल्स। बोर्ड विजिबल है ना सबको? बोर्ड इज विजिबल? यस मैम। ओके, तो कार्बोनिल्स की एक रिएक्शन और उसमें रिमेनिंग थी कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कार्बोनिल किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं। कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट करेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो ये जो स्टेप होता है, दिस फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, स्लो स्टेप, एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यू विल गेट दिस कंपाउंड। ओ माइनस हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक, राइट? ओ माइनस। दिस इज अ स्लो स्टेप एंड इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप। देखो मैं रिवर्सिबल का वो दिखाया आपको सिंबल, रिवर्सिबल स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? इन सेकंड स्टेप में क्या होगा? व्यूअर, कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आके एच हाइड्रोजन होगा, कुछ भी होगा, सॉल्वेंट से आ रहा है, बट ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। दिस स्टेप सिंपल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओ ई और न्यूक्लियोफाइल, राइट? ओके, तो मीन्स आपका क्या होगा अगर मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को के से बताऊं? के इक्विलिब्रियम बोलते हैं बिकॉज ये आपका क्या है? रिवर्सिबल स्टेप है, इसमें इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट? के इक्विलिब्रियम। तो ये के इक्विलिब्रियम, आपका जो के इक्विलिब्रियम है, इट इज जो आपका रेट कांस्टेंट है फर्स्ट वाली रिएक्शन का, जो स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हो रहा है हमारा, मींस जो कार्बोनिल्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल। जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ही ज्यादा उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट? क्लियर? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी कार्बोनिल की उतना ही ज्यादा उस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियो। जितना ज्यादा ही पॉजिटिव, जितना बड़ा ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना यहाँ पे, उतना इजीली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट? जितना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इजीली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है? तो के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, राइट? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है मींस आपकी रिएक्टिविटी 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 टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जो भी आपको न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके जो रिएक्टिविटी रहेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी मीन्स आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है? तो K equilibrium is directly proportional to electrophilicity of carbonyl. It is directly proportional to reactivity towards incoming nucleophile, and it is directly proportional to the rate of nucleophilic addition reaction. Clear? Yes, clear है? Is it clear? Nucleophilic addition reaction. Yes ma'am. Okay. Okay, अब देखो, you have to arrange the following in increasing order of their reactivity. आपको जो कंपाउंड्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी पे आपको अरेंज करना है, राइट? और क्या दूं आपको? फॉर एग्जांपल SCHO देती हूँ मैं यहाँ पे, तो CH3CHO देती हूँ, दिस इज CH3COCH3, राइट? ओके, इतना ही रखो। आपको मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इसमें तीनों कंपाउंड में। थर्ड वाला हटा देती हूँ, एक बार डोनेटिंग ही लगाती हूँ सारे। You have to tell me rate of nucleophilic addition reaction in the carbonyls. You have to tell me rate of nucleophilic addition reaction. मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल जब मैं ऐड करूंगी A, B and C, where will आपको रेट बताना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मुझे ऑर्डर बताना है ABC में। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, फटाफट बता दो आंसर।
सबका आंसर आना चाहिए, बहुत इजी सी चीज है। आपको क्या देखना, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहाँ पे ज्यादा हुई, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक साइट मींस कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा होगा वो आपको पता है, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ये जल्दी जल्दी बोलो, हितेश रोहित, ठीक है, और बताओ। यस। A greater than B greater than C. ओके, नेक्स्ट। मैसेज कर दो आप लोग, मैसेज कर दो चैट बॉक्स में, आपका मैसेज का ऑप्शन है तो उसे मैसेज कर दो। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है। यस। ओके, देखो आपको क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। दिस इज माय न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक साइट यही है। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट, राइट। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, CS3 है, यहाँ पे CS3 क्या करेगा, डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई लगाएगा, यहाँ पे दो दो CS3 है, दो दो CS3 है, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसे मैंने दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना मेरा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है, ठीक है, यहाँ पे उसे थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल मेरा सबसे इजीली कहाँ अटैक करेगा, ए पे करेगा, फिर बी पे करेगा, फिर सी पे करेगा, बिकॉज सी पे सबसे कम पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को CS3 ने इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रखा है, राइट, सबसे कम पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी हमारी के इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमारा सबसे कम होगा, ठीक है। देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, वो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी हमारा कंसेंट्रेशन, कोई रिएक्टेंट है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये के इक्विलिब्रियम होता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस मींस योर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, राइट। के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अब देखो ये इंडक्टिव थिंग ऑलमोस्ट आपका क्लियर कवर हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे रेजोनेंस पे। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कंप्लीट करना है। रेजोनेंस, रेजोनेंस देखो रेजोनेंस क्या होता है, बस आप लोगों को सब पता है, बस मैं एक बार थोड़ा सा फर्निश कर रही हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, बताओ अभी व्हाट इज रेजोनेंस। यस, व्हाट इज रेजोनेंस, जल्दी से बोलो भी व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस, क्या होता है रेजोनेंस। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या। यस, कुछ तो बोलो रेजोनेंस के बारे में, कितना पढ़ते हो रेजोनेंस, कुछ बताओ रेजोनेंस के बारे में। चलो लिखो आप लोग पहले रेजोनेंस के बारे में, लिखो एक फर्स्ट चीज लिखो, रेजोनेंस इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस मॉलिक्यूल के अंदर होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है, हमें बाहर से कुछ ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते हैं क्या, या लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होता है। देखो बताती हूँ सब आपको, सीक्वेंस से बताती हूँ। तो फर्स्ट थिंग आप देखो, इट इज इंट्रामोलिकुलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनली होता है। कोई जैसे हमने इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था ये दो टाइप के इफेक्ट है ना, परमानेंट और टेम्पररी। तो परमानेंट जो मैंने बताया रेजोनेंस मींस इसको बाहर से आपने कोई रिएजेंट नहीं डाला है, इंट्रामोलिकुलरली अपने आप कंपाउंड में होता है, इंट्रामोलिकुलरली, इट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लिखते हो
जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हो ना बहुत सारे लिखते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है वो क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। दे आर हाइपोथेटिकल मींस दे आर इमेजिनरी। वो सब क्या होती है, इमेजिनरी। हम जो डीलोकलाइजेशन करते हैं वो दे आर इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनाते हैं ना, वो लास्ट में इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से बता देते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, दैट इज योर एक्चुअल, और यू कैन से दैट इज योर ट्रू स्ट्रक्चर। वो आपका एक्चुअल और यू कैन से द रियल स्ट्रक्चर। ट्रू स्ट्रक्चर, रियल जो स्ट्रक्चर जो होती है वो हाइब्रिड होती है, क्योंकि यू कांट से कि पॉजिटिव यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है या नेगेटिव यहाँ है, बिकॉज वो सब इतने ज्यादा एक दूसरे में इतना ज्यादा डीलोकलाइज होता रहता है कि यू कांट आइसोलेट अ सिंगल कंपाउंड। मतलब कोई आप सिंगल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को आप आइसोलेट नहीं करते, सब इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। ट्रू जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं डीलोकलाइजेशन वाला, वो आपकी क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है, राइट। नेक्स्ट, रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। रेजोनेंस डिक्रीजेस, लिख लो इसको, रेजोनेंस डिक्रीजेस। रेजोनेंस क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है। रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो रेजोनेंस इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। जहां जहां रेजोनेंस जा होगा वहां पे स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेजोनेंस डिक्रीजेस potential energy decreases and stability of the system increases, right। और रेजोनेंस क्या करता है, it involves delocalization of, क्या होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस इज delocalization of, जो सिग्मा का नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और या फिर लोन पेयर, delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, हमारे रेजोनेंस। ध्यान रखना है, लोन पेयर होगा या पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसी से ही रेजोनेंस होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। सिग्मा वाला मैं आपको हाइपर कंजुगेशन बताऊंगी, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएगा और इन्वॉल्व होता है सिग्मा बॉन्ड वाला, वो हाइपर कंजुगेशन में आते हैं, राइट। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और यू कैन से लोन पेयर, ठीक है, राइट। तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स जो होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है उनमें क्या होता है, दे शुड डिफर। अरेंजमेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, arrangement of atom, number of atom, yeah, you can say arrangement of atoms will be same, arrangement of atoms will be same in all resonating structures, in all other resonating structures, arrangement of atoms will be same, arrangement of atoms will be same। difference किस चीज का होगा, difference किस चीज का होगा, arrangement of electrons, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो भी इसके एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होंगे, एटम्स जो होंगे दे विल रिमेन सेम, ओनली द डिफरेंस विल बी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कार्बन इस फर्स्ट पोजीशन पे लगा हो तो आप कार्बन को हटा के थर्ड पोजीशन पे लगा दोगे, ऐसा नहीं करते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। एटम्स का जो अरेंजमेंट है, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन के साथ ही रहेगा, ओनली आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको दूसरे कार्बन पे आप लगा सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही डिफरेंस होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम, ये हमेशा आपको याद रखना है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बताते हैं इसमें, नेक्स्ट थिंग, जो भी आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें जो प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपके क्या होने चाहिए, देखो लाइक चार्जेस, आप पहले अनलाइक चार्जेस का लिखो, पहले लाइक चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस है कि जो लाइक चार्जेस है सेम टाइप का चार्ज है, दे शुड लाई ऑपोजिट, मींस मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, they should lie at maximum distance, they should lie at maximum distance, जितना दूर हो सके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उनको दूर से दूर रखना है। और आपके आंसर जो अपोजिट चार्जेस है या अनलाइक जो चार्जेस है उनको आप क्या लिखना है, मिनिमम डिस्टेंस पे जब रहेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले, 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के पूछ ले और उस पर चार्जेस दे रखे हैं, तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जितने ज्यादा उनकी, जितनी कम पॉजिटिव नेगेटिव में दूरी हुई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जो सिमिलर चार्जेस है उनको दूर दूर रखना है, क्योंकि आपको पता है सिंगल चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक में सेम चार्ज को हमें क्या रखना है, दूर दूर रखना है ताकि इनमें रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल N2O पढ़ते हैं हम लोग, N2 नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ना, N2O
N2O क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं देखो N2O की, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और ये O, ये बनाया मैंने, O नेगेटिव बना देती हूँ, 4 5 6 और ये लोन, ये हो गया N2O। देख लो आप लोग, बैलेंस ही देख लो सब लोग, N2O हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डीलोकलाइज करती हूँ, रेजोनेंस कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस नेगेटिव नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट कराया और ये यहाँ शिफ्ट, एन पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, बीच में नेगेटिव, जो बीच वाला नाइट्रोजन उसमें पॉजिटिव एज इट इज मेंटेन रहेगा, बिकॉज नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ फिर वापस यहाँ शिफ्ट होगा, बीच वाले नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव आपको मेंटेन रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, बाइवेलेंट हो गया ना ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बाइवेलेंट रखना है आपको, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे दोनों पास पास है तो स्टेबल है। अगर मैं क्या करती हूँ, कि यहाँ पे एक और इस पे क्या कर देती हूँ, एक बार और डीलोकलाइजेशन कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, एक बार और डीलोकलाइजेशन इस टाइप से, मीन्स अगर मैं इस तरह से बना दूं, नाइट्रोजन पे 2 माइनस हो जाएगा, और इस पे N पॉजिटिव और ये डबल, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी ना, ट्रिपल बॉन्ड O और प्लस, तो दिस विल बी योर लीस्ट स्टेबल, ये क्या हो जाएगा आपका लीस्ट स्टेबल, बिकॉज आपने क्या किया, दो नेगेटिव चार्ज को एक सेम एटम पे लिया है तो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव ये वाले जो दोनों स्पीसीज है आपके स्टेबल रहेंगे, दिस विल बी योर लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स को कभी इधर भेज रही हूँ कभी उधर भेज रही हूँ, ये कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही हूँ मैंने, पहले एक बार ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के पास भेज दिए, दूसरी बार फिर जो और इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन के वो फिर मैंने नाइट्रोजन के पास भेज दिए, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ये कर रही हूँ, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पास पास रहेंगे दैट विल बी स्टेबल स्ट्रक्चर, और अगर आपका सिमिलर चार्ज एक ही एटम पे है दैट विल बी योर लीस्ट स्टेबल, या अगर ये दोनों पास पास होते, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से होते ना, इस तरह से भी करते तो भी ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। सेम चार्ज आपका पास में नहीं होना चाहिए, राइट। आगे देखो, अब देखो अब क्या होता है, रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन है, देखो इसका एक बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, देखो एसिटिक एसिड एंड योर फिनोल, इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, विच वन इज मोर एसिडिक, कौन एसिडिक है ज्यादा, बता दो मुझे। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी ना लास्ट टाइम, इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि फिनोल ज्यादा एसिडिक, यस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्यों, व्हाई एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक, why acetic acid is more acidic, देखो इसको रेजोनेंस से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज राइट आंसर, सो व्हाई इट इज मोर एसिडिक, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय रेजोनेंस। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये मेरा एसिटिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड OH, दिस इज माय एसिटिक एसिड, इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाती हूँ, अगर पहले मैं क्या करती हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे दिखाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में मुझे क्या दिखाना है, इनका जो H+ अगर ये लूज कर देता है, अगर ये H+ लूज कर देता है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एसिटेटाइन बनेगा, ये क्या बनेगा मेरा एसिटेटाइन बनेगा, दिस इज माय एसिटेटाइन। और अगर फिनोल अपना H+ लूज करेगा तो ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड है। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी देखनी, जो ज्यादा स्टेबल हुआ उसका मतलब वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, वो एसिड क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्म में दिखाती हूँ ताकि आपको रेजोनेंस मिल जाए, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अगर ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो इनका ये तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट बेस, एसिड जो है ये इसका O- जो है इसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ठीक है, एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, ऐसे फिनोल का ये कॉन्जुगेट बेस है, कौन है, फिनॉक्साइड है। अगर ये ध्यान रखना, अगर कोई एसिड है, कोई भी एसिड है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, जो कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, लेकिन उस कॉन्जुगेट बेस की एसिडिटी
और इस वाले एसिड की एसिडिटी सेम रहेगी। ठीक है, ये एसिड बेस कंसेप्ट में चलो मैं आपको दोबारा बता दूं, अभी तो बस ये ध्यान रखो कोई भी एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस जो होता है ना, कॉन्जुगेट बेस मतलब उससे आपको एक H प्लस निकाल देना है। H प्लस निकाल दोगे एसिड, जैसे मैंने यहाँ निकाला एसिटेट का H प्लस निकाला, तो ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये वीक होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। तो बेस वीक है, डेट मीन्स इसकी एसिडिटी ज्यादा है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, CH3COH। ठीक है, तो देखो ये मैं फिर समझा दूंगी आपको, जब मैं एसिड बेस कंसेप्ट समझाऊंगी ना उसमें आपको समझा दूंगी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, उनका एसिडिटी का ऑर्डर, बेस का ऑर्डर। ठीक है, लेकिन बस आप ये याद रखो कोई भी एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है मतलब उसका एसिडिटी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मींस एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस की एसिडिटी सेम होती है। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और उसके कॉन्जुगेट बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है। ठीक है, अब देखो इसका मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। अब मैं जो इसकी क्या, मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, अगर मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ, अगर मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आप लोग खुद ही बनाओ, अपने आप बनाओ, अपने आप बनाओगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकेट हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, CH3CO माइनस और ये डबल बॉन्ड, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन फिनॉल में देखो, फिनॉल में देखो ये फिनॉक्साइड आयन जो है इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो सब लोग। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिलोकेट हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, ये डबल बॉन्ड क्लियर। फिर क्या करोगे, और डिलोकेशन कर दो, यहाँ पे कर दो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दो, ऑर्थो पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट, डबल बॉन्ड, क्लियर। फिर लास्ट इसका क्या बना दोगे आप, वापिस इसका फिनॉक्साइड आयन। ये रेजोनेंस इस तरह से क्या होता है, इसमें फिनॉक्साइड आयन में इस तरह से क्या होती है, रेजोनेंस होती है, इस तरह से क्या होती है, रेजोनेंस। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, व्हाई दिस इज, जबकि इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, बट इसमें आपके दो रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन क्या है, देखो फर्स्ट इज इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, किसमें, एसिटिक एसिड में। देखो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसमें जो नेगेटिव चार्ज एक बार ऑक्सीजन पे है और इन सब में कहां पर है, कार्बन पे है। तो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन इक्विवेलेंट मींस आपका जो चार्ज है सिमिलर एटम्स पे नहीं आ रहा है, इसमें चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, इनमें कार्बन पे आ रहा है। बट इस जो फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, सेम एटम पे आ रहा है। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इस टाइप की जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस टाइप की जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट। ये हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज विल बी मोर स्टेबल। और एक रीजन और क्या बताते हैं, देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट वाले एसिटिक एसिटेट आयन में, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, किसमें, ऑक्सीजन पे है, दोनों में, दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में रेजोनेटिव चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे नहीं आ रहा है। देखो कार्बन पे आ रहा है ना, तीनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है फिनॉक्साइड की, ये बीच वाली, इन सब में जो नेगेटिव चार्ज है किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। जबकि इसमें जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है किस पे, ऑक्सीजन पे। तो एक रीजन इसका हम ये बताते हैं। तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। क्लियर है, तो दो इसका मेन जो इसका रीजन यही होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एसिटेट आयन। इसीलिए एसिटिक एसिड आपका फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तीन दोनों रीजन आप देख सकते हो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट रीजन हो गया एसिटेट आयन में, और सेकंड रीजन हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लाइज एट, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम in both resonating structure of acetate ion. Negative charge lies at more electronegative element or in the both resonating structure of acetate. Clear है भाई? Clear है आपको एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? एसिटिक एसिड इज व्हाई इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। क्लियर है भाई? इसमें ये कंसेप्ट मत सोचना कि वो बेंजोइक एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो मेन रीजन है वो रेजोनेंस है। ठीक है, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन
phenol due to equivalent resonating structure and जो negative charge है, it lies at more electronegative element in both resonating structures of your acetate ion. ठीक है, क्लियर? आगे प्रोसीड करें. अब देखो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी, डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, डिफरेंट रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल है उसमें देखो. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट क्या, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन. लिखते जाओ आप लोग. डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज. डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव. जब भी आपका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे होगा पॉजिटिव चार्ज के, तो रेजोनेंस आप इसकी रेजोनेंस बना ही सकते हो. ठीक है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि ये बनाते हैं. ठीक है, इसमें भी आप बना सकते हो. डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? पॉजिटिव चार्ज के साथ. ठीक है, क्लियर है? इस तरह से आपको बनानी है. और एग्जांपल, बेंजीन का मैं एग्जांपल लिख लो आप लोग. सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का एग्जांपल लिख लो. वही चीज है सेम, CH2+. तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज. डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे. तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाई लोगे अपने आप. यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, राइट, डबल बॉन्ड CH2. फिर नेक्स्ट वही इसको डिलोकलाइज कर देना एंड सो ऑन. आप अपने आप बना लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सो ऑन. ठीक है, तो डबल बॉन्ड इन पर्सन में आई एम टेलिंग यू पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज. सेकंड देखो, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन. सेम यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, बस नेगेटिव चार्ज रख लो. यहाँ पे क्या रख लो? कार्बन आयन रख लो. अगर कार्बन आयन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना. तो हमारे एग्जांपल्स क्या हो गए? एक तो ये एग्जांपल हो गया. ठीक है, ये वाला इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इसमें और हमारा क्या हो जाएगा? CH2-, CH2- करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट करा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज. राइट, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. आगे आप अपने आप लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करा देना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. राइट, आप अपने आप लिख लेना. ऐसे ही आप जो मैंने इसको भी दिखा सकते हो आप. 3 मेंबर रिंग में भी इस तरह दिखाना है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और एक ये इस तरह से. ठीक है, इस तरह से आप और बना लेना इसका एक दो स्ट्रक्चर. ये वाला भी बना लेना. ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें क्लियर है आपको. नेक्स्ट देखो, मींस आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आपका डबल बॉन्ड के साथ अगर आपका कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस देगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन. डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन. ऑड इलेक्ट्रॉन मींस जैसे आपका डबल बॉन्ड है, मींस आपकी फ्री रेडिकल पड़ती है. फ्री रेडिकल तो कैसे बनाओगे इसको? सिंगल इस तरह से दिखाओगे. ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? कुछ नहीं है, चार्ज की जगह फ्री रेडिकल है. ठीक है, सिमिलरली आप उसका बना लो. अगर आपका बेंजाइलिक चार्ज बनाते हो, बेंजाइलिक आपने और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाई है, इसको मैं डबल बॉन्ड से दिखाती हूँ. डबल बॉन्ड से शो करो इसको. बेंजाइलिक रेडिकल बनाती हूँ अगर मैं CH2-, तो वही इस तरह से शिफ्ट करके दिखाऊं यहाँ पे और ये यहाँ आपका क्या बन जाएगा? ये आपका डबल आपका डीलोकलाइज. अब पहले क्या हो, चार्ज डीलोकलाइज होगा तो आपका क्या डीलोकलाइज होगा? ये रेडिकल इस तरह से. ठीक है, आगे फिर से वही बना लेना. इसको ऐसे शिफ्ट करके दिखाना. इसको देखो, इसको सिंगल एरो से बनाते हैं. जो हमारा इस तरह से बनाते हैं हम सिंगल एरो से. तो फिर रेडिकल की ऐसे नहीं बनाते, दोनों से ऐसा एरो नहीं बनाना है. एक ही साइड का इस तरह से हाफ एरो बोलते हैं, हाफ एरो से शो करते हैं रेडिकल्स को. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो आपका तीन कंडीशन हो गई.
पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज विद डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज डबल बॉन्ड, और आपको ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज विद डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड मींस आपका डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के साथ। बेस्ट एग्जांपल देखो नाइट्रोबेंजीन, बेस्ट एग्जांपल है इसका नाइट्रोबेंजीन। डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के साथ ही है, इस बार कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ। ये आपका बेंजीन है, इस पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाती हूँ एन डबल बॉन्ड ओ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से बनाऊंगी, O माइनस लिख लो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, एक ही बात, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में, दिख गया डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, दिख गया कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन दिख गया डबल बॉन्ड के साथ। सो ये भी हमारा क्या देगा, रेजोनेंस देगा, क्या देगा ये, रेजोनेंस। तो कैसे दिखाओगे इसे रेजोनेंस, रेजोनेंस दिखाई सकते हो आप लोग इस तरह से, राइट। तो इसको कैसे दिखाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओ माइनस, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना लो इसकी, नेक्स्ट क्या बनाओगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्या बनाओगे, नेक्स्ट क्या बनाओगे भाई, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। अब आपको मुझे क्या बताना है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, ठीक है। अब आपको इसका एक लास्ट भी मैं नहीं करती हूँ, जो इसका फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या होगा, वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। वापस हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इनिशियल कंपाउंड, हमें हमारा क्या मिल जाएगा वापस, इनिशियल जो हमारे रेजोनेंस जिससे हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, नाइट्रोजन। अब आपको मुझे बताना है मैंने क्यों बनाया है, देखो सारा इसीलिए बनाया, 1 ये 2 ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर। आप मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, आप मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग। इसमें से कौन सी जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, टोटल 5 स्ट्रक्चर तो मेरे सेकंड थर्ड मतलब तो इनको सबको ही मानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट और फिफ्थ को भी मानेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको मुझे इनका क्या बताना है, आपको इनका मुझे ऑर्डर बताना है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी सबसे कम स्टेबल होगी, जल्दी से बता दो, which resonating structure will be most stable, जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, which resonating structure will be more stable। आपको मुझे ऑर्डर बताना है 1 2 3 4 5 हाईएस्ट फिर लोएस्ट ऐसे करके, जल्दी से बता दो। यस जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से मुझे इनका ऑर्डर बता दो। ओके और बताओ, और बताओ भाई, और बताओ कोई, यस बताओ भी जल्दी से, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा डिफिकल्ट, अभी तो डिफिकल्ट तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, बेसिक वाली चीजें पढ़ाई जो आपको 11th क्लास की होती है। देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको पता होगा ऑब्वियसली कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है
वो ज्यादा क्या होंगी, स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। बताया ना, मैंने बताया था चार्ज क्या होता है, एक टाइप का दुख होता है, दुख दुख है, तो दुख को तो हम लोग कैसे करेंगे, एक न्यूट्रल स्पीसीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी ना। इसमें न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है, फर्स्ट और फिफ्थ न्यूट्रल। देखो फर्स्ट और फिफ्थ में कोई भी चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट और फिफ्थ जो है आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फर्स्ट बोल रहे हैं फिफ्थ बोल रहे हैं की बात है, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ आपकी स्टेबिलिटी क्या बराबर होगी, बिकॉज ये फर्स्ट और फिफ्थ के न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज कम स्टेबल रहेगी बिकॉज उनके पास चार्ज है। चार्ज मैंने बताया था एक दुख है, ठीक है, जिसके पास दुख है वो कम स्टेबल है, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड थर्ड और फोर्थ की बात आती है। सेकंड थर्ड और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, जो भी सिमिलर चार्जेस होते हैं वो दूर दूर होने चाहिए, और जो अपोजिट चार्जेस है वो पास में होने चाहिए। अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, पास में होने चाहिए। देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की लोकेशन देखो, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की लोकेशन देखो। सेकंड और फोर्थ में सेम सेम लोकेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो सेकंड और फोर्थ आपके क्या हो जाएंगे, बराबर से हो जाएंगे। देखो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। थर्ड थर्ड वाली जो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे ज्यादा आपका डिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है अभी रीजन, रीजन क्लियर है आपको, रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? यस मैडम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो डबल बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बता दिया, तीन चार बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट एक लास्ट इसमें आता है लोन पेयर। लोन पेयर देखो, एक फर्स्ट मैंने बताया डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आई टोल्ड यू डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, थर्ड आई टोल्ड यू डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, राइट। फोर्थ आई टोल्ड यू डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, लास्ट इज द लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, फॉर एग्जांपल ये है CH2+। आप लोगों ने कार्बोकटाइन्स पढ़े होंगे लास्ट क्लास में, लास्ट सेमेस्टर में आपने कार्बोकटाइन्स पढ़े थे, तो आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन। ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन है दिस वन। इसमें लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या बनाओगे, दिस वन, RO डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, RO डबल बॉन्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड। जिस टाइप के जो कार्बोकटाइन होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन। और इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन स्टेबल होते हैं, फिर मिसलेनियस होते हैं, फिर एरोमेटिक पढ़ा है, फिर रेजोनेंस। कार्बोकटाइन्स में पढ़ा होगा आपने, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, व्हाई, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इस तरह से डिलोकलाइजेशन चलता है पॉजिटिव चार्ज का। इसीलिए आपका सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकटाइन होते हैं ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है स्टेबिलिटी के लिए, बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। क्लियर है भाई? जैसे कि आपका ये अगर मैं कोई लोन पेयर, ये मैंने कोई वो बनाया साइक्लोहेक्सेन बनाया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो दिस इज लोन पेयर। ये किसका केस हो गया, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज का केस हो गया, तो ये इट विल बी मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर क्या बना होगा, इस तरह से डबल बॉन्ड OH का प्लस, ठीक है, तो ये आपका स्टेबल हो गया। इस तरह का आपको कोई पूछे कार्बोकटाइन आपके आ जाए, इस तरह कार्बोकटाइन आ जाए, ये स्टेबल है कि नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना देना पहले ही, हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी, व्हाई, ड्यू टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन। इसमें क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन के साथ है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये 5 केसेस होते हैं बेसिकली रेजोनेंस, हमें कहां में दिखानी होती है रेजोनेंस की, बस हमेशा ये देख लो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और आपका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, सॉरी फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, तब तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया मैंने आपको, जो मैंने चीजें बताई उन सबको एक बार एक साथ लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या होता है, अनचार्ज स्पीसीज। अनचार्ज स्पीसीज जो होती है दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज। अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो आपको क्या करना है, सबसे अनचार्ज स्पीसीज है उसको सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है चार्ज्ड स्पीसीज में, पहली चीज तो ये हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, इसमें चार्ज सेपरेशन, जो चार्ज स्पीसीज है उसमें आपको क्या देखना है, चार्ज सेपरेशन देखना है।
चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ऑपोजिट चार्जेस पास में होंगे उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इसमें एक चीज और देखना होता है, देखो चार्ज स्पीसीज में आप नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं ना, जितने ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको पता ही कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल होता है आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में, उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज्यादा होगी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद फिर हम चार्ज सेपरेशन देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, अनचार्ज स्पीसीज, सेकंड नंबर पे देखेंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऑक्टेट होता है ना किसी भी एटम का, कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट देगा, ऐसा ना हो आप वैलेंसी कम कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा बाइवैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इन सबको नहीं भूलना है। कहीं आपने डेरिवेटिव स्ट्रक्चर बनाया कार्बन की वैलेंसी 3 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो फोर्थ चीज होती है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको पॉजिटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हमारी क्या होगा, इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, इसको लास्ट वाले पॉइंट को दोबारा लिख देती हूँ। देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको किसमें बताया, एसिटेट आयन में बताया ना मैंने आपको। ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखते हैं। कैसे देखते हैं, पहले चार्ज देख लो, अनचार्ज पे सबसे स्टेबल, फिर कोवलेंट बॉन्ड गिन लो। कोवलेंट बॉन्ड अगर किसी में ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें देखो कोवलेंट बॉन्ड सेम थे सेकंड थर्ड फोर्थ में, ओनली चार्ज का सेपरेशन डिफरेंट है। तो चार्ज के सेपरेशन जितना ज्यादा डिफरेंट चार्जेस दूर होंगे उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। डिफरेंट चार्जेस पास पास में होने चाहिए फॉर मोर स्टेबिलिटी। अनलाइक चार्जेस या यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस की दूरी क्या होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट फोर्थ पॉइंट ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो स्टेबल होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको एसीटेट आयन और फिनोक्साइड आयन का दिया था। एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जबकि आपका जो फिनोक्साइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज किसका आ रहा था, कार्बन पे, इसलिए मैंने उसको लेस स्टेबल किया। ठीक है, ये सब आपके रेजोनेंस की बातें हैं। देखो रेजोनेंस में और मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, दो टाइप का रेजोनेंस है, प्लस आर मैंने बताई दी, ऑलमोस्ट खत्म करते हैं इसको। प्लस आर और माइनस आर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर मतलब मींस डायरेक्टली अटैच एटम, जो भी आपका डायरेक्टली अटैच एटम उसके पास लोन पेयर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आर इक्वल। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली अटैच एटम मींस ये, जैसे मेरा डायरेक्टली अटैच एटम जो है इसके पास क्या होना चाहिए, जी के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो वो वाले ग्रुप्स क्या शो करेंगे, प्लस आर। फॉर एग्जांपल OH है, OH के पास लोन पेयर है। ठीक है, OR है, NH2 है, ये सब क्या है, प्लस आर वाले ग्रुप से, ध्यान रखना इनको। NH2 है, Na2 ले सकते हो आप लोग। और क्या उसके फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो सब मैंने बताया था आपको, प्लस आर देते हैं ना ये लोग, बताया था प्लस आर देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है सबके पास, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। और क्या बताया कि थायो ग्रुप, SH ग्रुप के पास भी लोन पेयर है, भाई ऑक्सीजन के नीचे आता है सेम, ऑक्सीजन फैमिली का ये ना सल्फर, SH हो गया। और भी एक्सेट्रा आप कुछ भी अपने इस अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, जैसे OCOR ग्रुप है, OCOR ग्रुप है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो जो जी जो है कुछ भी हो सकता है इनमें से, ये सब क्या शो करेंगे, प्लस आर मींस डायरेक्टली अटैच एटम हैज ए लोन पेयर, उसको हम बोलते हैं प्लस आर। ठीक है, अब देखो माइनस आर मींस जिसमें डायरेक्टली अटैच एटम डज नॉट हैव लोन पेयर। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, लोन पेयर क्या होगा, नहीं होगा उसका। लोन पेयर होगा तो प्लस आर हो जाएगा, लोन पेयर नहीं होगा प्लस क्या होगा, जो ये जी ग्रुप है, जो आपका जी ग्रुप है, इट शुड बी अटैच्ड, इट इज अटैच्ड, जो आपका जी ग्रुप है, जो भी जी ग्रुप है, इट इज attached to a more electronegative atom, it is attached to more electronegative atom through multiple bonds, through it is attached to more electronegative atom through multiple bonds। डबल बॉन्ड बोल दो, ट्रिपल बॉन्ड बोल दो, मल्टीपल बॉन्ड दो। जैसे कि अभी हमने किया था नाइट्रो ग्रुप किया था ना, जो डायरेक्टली अटैच एटम है, जो भी डायरेक्टली अटैच एटम है
ये डायरेक्टली अटैच आइटम, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है। देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 थी, तो कंप्यूटर नाइट्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या है, अटैच है। तो ये क्या शो करेगा, -R। क्या शो करेगा ये, -R। ठीक है, तो पहली चीज क्या कंडीशन है, जो डायरेक्टली अटैच आइटम जो है वो इट शुड नॉट हैव लॉन पेयर। सेकंड कंडीशन ये है कि जो डायरेक्टली अटैच आइटम है वो किसी मोर इलेक्ट्रोन एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको इसमें। -R के एग्जांपल देखो क्या क्या हो सकते हैं। CHO हो सकता है, CHO हो सकता है ना, CHO देखो, CHO भी क्या देगा, -R देगा, -R देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो CHO हो गया, NO2 हो गया, और देखो और बताओ आप लोग, और कौन से एग्जांपल है, COCH3 हो गया, COCH3 ये भी -R देगा ना। डायरेक्टली अटैच आइटम के पास क्या नहीं होना चाहिए, बस लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मल्टीपल बॉन्ड के साथ बस जोड़ते जाओ, और क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR, एस्टर ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप ये भी -R वाला होगा। साइनाइड ग्रुप, देखो साइनाइड ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, -R। आप नीचे इनके रिंग बना के रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना लेना भाई, इस तरह से ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये कैसा दिखा रहे हैं, -R इफेक्ट। साइनाइड कैसा दिखा रहा है, -R इफेक्ट। ठीक है, साइनाइड हो गया, COCH3 CHO, और क्या रह गया, सल्फोनिक ग्रुप SO3H। SO3H कैसे बनाएंगे, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन H की यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, SO3H सल्फोनिक ग्रुप। और क्या दिखाओगे, और कौन से ग्रुप रहेंगे, कार्बोनिक क्लोराइड COCl, COCl ये भी -R दिखाएगा। और इम्यूनिक ग्रुप भी क्या दिखाता है, -R दिखाता है अभी, C डबल बॉन्ड N का R। ठीक है, ये भी क्या दिखाएगा आपका, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और बीच वाला टेस्ट जो है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और कुछ बच गया ऐसे, अमाइड रहेगा, देखो अमाइड CONH2 ये भी कैसे दिखाएगा, क्या दिखाएगा आपका, -R दिखाएगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है किसके, -R ग्रुप के। क्लियर है, देखो इसमें और क्या होता है, पहली चीज मैंने क्या बताई आपको, इनके अंदर लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, -R वालों के अंदर लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज मैंने बताई, डायरेक्ट अटैच एटम इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकता है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड कंडीशन इसमें क्या होती है, थर्ड क्या होता है, स्पीशीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना स्पीशीज के पास, तो भी वो -R दिखाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है भाई, आ जाता है एग्जाम में, PME3+ फास्फोरस विद ट्राइमिथाइल, ये वाला ग्रुप। देखो फर्स्ट ये क्या दिखाएगा, -I दिखाता है, ध्यान रखना इसको, -R सॉरी -R क्या दिखाएगा, ये -R क्यों दिखाएगा, -I तो दिखाएगा ही दिखाएगा, -R भी दिखाएगा। -R क्यों दिखाएगा, देखो क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपने आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ले सकता है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, नाइट्रोजन अगर मैं इसकी जगह नाइट्रोजन ले लूं, तो क्या नाइट्रोजन दिखाएगा यहाँ पे -R, नहीं दिखाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इट इज नॉट हैविंग एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो कैसे अपनी वैलेंसी बढ़ाएगा ये, वैलेंसी तो तभी बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रॉन तो तभी लेगा इसको जब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई जगह हो लेने की, इसके पास जगह ही नहीं है, इसके तीनों पी ऑर्बिटल भरे हुए दिखाई से फिर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें होगा वो भी क्या शो करेंगे, -I, इलेक्ट्रॉन इसकी खींचेंगे अपनी तरफ, तो PME3 हो गया, राइट। और फास्फोरस नीचे क्या आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस नीचे क्या आता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक भी बना सकते हो आप, तो ये भी क्या शो करेगा आपको, ASME3+। ठीक है, स्पीशीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। सिमिलरली आप स्पीशीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा तो भी आपको क्या हो जाएगा, -R। फॉर एग्जांपल देखो, फेमस एग्जांपल, ये बहुत आता था पहले छोटी क्लासेस में एग्जाम में, Br2। ठीक है, Br2 है ये, बोरॉन के पास क्या है, देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बोरॉन, तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट है बोरॉन के पास, एक p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है बोरॉन के पास, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये बोरॉन, तो एक p ऑर्बिटल तो खाली रह गया ना, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बोरॉन के 2s2p। ठीक है,
तो इसमें बोरोन में एक के साथ कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, आर के साथ, आर के साथ बना रखा है ना सिग्मा बॉन्ड, आर ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ। एक पी ऑर्बिटल हमारा क्या है, वेकेंट, इसलिए ये क्या दिखाया, माइनस आर दिखाया, माइनस आर, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बी आर टू वेकेंट पी ऑर्बिटल इट विल शो माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्लासेस बता दी इसकी, माइनस आर की एक तो मैंने बताया, जो आपका डायरेक्ट जो ग्रुप है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड। सेकंड मैंने बताया जो ग्रुप जी है आपका, एनी ग्रुप, वो उसके पास क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो भी माइनस आर दिखाएगा। थर्ड मैंने बताई कि चाहे वेकेंट पी ऑर्बिटल तो भी वो क्या दिखाएगा, माइनस आर, ठीक है। ये बात है प्लस आर और माइनस आर, क्लियर है आपको। रेजोनेंस इफेक्ट इतना ही है, कंप्लीट करा दिया मैंने आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखो NH3 प्लस, NH3 प्लस, NR3 प्लस, इन ये कभी भी ऐसे लिख के और ऐसे क्रॉस लगा लो, कभी भी माइनस आर नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे माइनस आर, कभी भी मत लगाना माइनस आर, ठीक है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। माइनस आर नहीं है प्लस आर दोनों ही नहीं है, नहीं तो लोन पेयर देने के लिए, लोन पेयर भी तो नहीं है ना नाइट्रोजन के पास, नहीं लोन पेयर देने के लिए, नहीं लेने के लिए डी ऑर्बिटल है, तो दे विल नॉट शो प्लस आर एंड दे विल नॉट शो माइनस आर। और ओनली इनका क्या रहेगा, ओनली क्या लेना है इनका, इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। ओनली क्या रहेगा कि मैंने बताया ना पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या दिखाती है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाती है ना माइनस आई, तो ओनली इनका इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, इनका कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं रहेगा। याद रखना NH3 प्लस NR3 प्लस, ठीक है, क्लियर है भाई। सिमिलरली अगर आपका OR2 प्लस, OR2 प्लस है, OR2 प्लस, ये भी नहीं दिख रहा है, इसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं लेने के लिए, तो ये भी नहीं तो प्लस आर दिखाएगा, नहीं तो इसके पास नॉन पेयर देने के लिए, तो नहीं तो प्लस आर दिखाएगा, ना ही ये माइनस आर दिखाएगा, दोनों नहीं दिखाएगा। OR2 प्लस, OR2 प्लस लिख लो, OH2 प्लस लिख लो, ठीक है, NH3 प्लस लिख लो। ये सब एग्जांपल उसके हैं जो कि दे विल नॉट शो प्लस आर एंड दे विल नॉट शो माइनस आर, they will only show minus I effect, only minus I रहेगा due to positive charge। इनका नहीं तो प्लस आर दिखाएंगे क्योंकि नहीं तो लॉन्ग पेयर है, और ना ही इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ना ही वेकेंट बी ऑर्बिटल है, ताकि वो माइनस आर शो करे, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट देखो, फटाफट देखो, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, सम ग्रुप्स जो कि प्लस आर भी शो करते हैं और माइनस आर भी शो करते हैं, प्लस आर भी शो करते हैं माइनस आर, मींस वो लॉन डायरेक्टली अटैच जो आइटम्स का लॉन पेयर भी है देने के लिए, और उसके पास ऐसा भी कुछ है कि वो माइनस आर शो करे, कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, फेमस एग्जांपल नाइट्रोसो ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये आपका बेंजीन रिंग है, नाइट्रोसो ग्रुप मींस N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड, देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास, डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या दिखा सकता है यहाँ से, प्लस आर दिखा सकता है। और जो आपका डायरेक्टली अटैच एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है तो ये क्या दिखा सकता है, माइनस आर भी दिखा सकता है ना। तो NO जो ग्रुप है वो क्या दिखाएगा आपका, माइनस आर और प्लस आर, बोथ प्लस आर एंड माइनस आर, देख लेना कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्लस आर माइनस आर दोनों दिखा सकते हैं। मींस मेन इसको आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है, अगर स्टेबिलिटी प्लस आर से बढ़ रही है तो प्लस आर दिखा देना, अगर स्टेबिलिटी माइनस आर से बढ़ रही है तो माइनस आर दिखा देना। स्टेबिलिटी मींस आपको जो चार्ज स्पीशीज है उनका दुख कम करना है, चार्ज को कम करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या लगाओगे उसके साथ प्लस आर लगा दो ताकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो उसमें क्या लगा दो, माइनस आर लगा दो ताकि नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। तो डिपेंड ऑन द कंडीशन ये अपना प्लस और माइनस आर दोनों दिखा सकते हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं एन। और एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल तो एन हो गया, सेकंड एग्जांपल है आपका सल्फोनिक ग्रुप H डबल बॉन्ड OOH, H डबल बॉन्ड OOH, सल्फोनिक ग्रुप जो होता है ना आपका, सल्फोनिक ग्रुप प्लस आर माइनस आर दोनों दिखा सकता है। देखो इसके पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है सल्फर के पास तो इजीली दे सकता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास भी है यहाँ पे तो ये इससे ले सकते हो, तो माइनस आर भी दिखाता है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, और ड्यू टू दिस सल्फर ये प्लस आर भी दिखाता है, ठीक है, ठीक है भाई। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के पास, कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं, यस और नो,
यस मैम। हाँ तो देखो सल्फर ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखी है, 2 डबल बॉन्ड O के साथ बना रखी है, एक इसके साथ बना रखी है, तो एक लोन पेयर बच गया ना। 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो एक बच गया, तो ये इसे प्लस आर दिखा सकते हैं, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है इसलिए ये माइनस आर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, एक एनो ग्रुप और एक सल्फोनिक ग्रुप SO2H। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें थर्ड है विनाइल ग्रुप। जो आपका विनाइल ग्रुप होता है ना CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका क्या दिखा सकता है, आपका प्लस आर और माइनस आर दोनों दिखा सकते हैं। प्लस आर कैसे दिखाएगा, ये इसकी वजह, ये डबल बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ऐसे तो ये प्लस आर दिखाएगा। सिंपल है, ये एक्सेप्शन केस है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ शिफ्ट होगी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो ना, इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये प्लस आर भी दिखा रहा है और ये माइनस आर भी दिख रहा है, ये प्लस आर हो गया और ये माइनस आर हो गया, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही सिमिलरली फिनाइल लिख लो, सिंपल फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं आपस में, वही सेम कंडीशन होगी, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड बना, ये भी क्या दिखा सकता है, प्लस आर भी दिखा सकता है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो और इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, दोनों साइड। तो इस रिंग के लिए, नीचे वाली रिंग के लिए एक बार प्लस आर दिखा दो और एक बार क्या लिखोगे आप, माइनस आर। ठीक है, इस तरह। तो ये प्लस आर वाला पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, माइनस आर। ठीक है, क्लियर है भाई। तो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, देखो अगर आपका रिंग के ऊपर कौन कौन से ग्रुप में एन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, SO2H, या फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH2 फिनाइल, या इथीन ग्रुप बोल सकते हो, या लास्ट क्या बताया मैंने आपको, फिनाइल। तो ये सब क्या दिखाएंगे, दे विल शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर, दे विल शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर, बोथ प्लस आर एंड माइनस। ठीक है, क्लियर, they will show both plus R and minus R। ठीक है भाई, इज इट क्लियर, रेजोनेंस इफेक्ट आपको क्लियर है एकदम, कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप पूछ लो। यस, क्लियर, कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लो, ये रेजोनेंस इफेक्ट का। यस, एनी डाउट, यस हो रहा तो बोलो, मैम नहीं है, मैम है, ऐसा कुछ तो बोलो भाई। नो मैम। ओके।